बच्चों, अभी तक आप मेरे 2 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। अभी मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसका टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। और मैं समझ पा रहा हूँ कि है ना आपको मेरे टॉपिक्स बहुत ही पसंद आ रहे हैं। और अब आपको ये भी प्लान करना है साथ ही साथ कि अब आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। इसके लिए आपको दूसरी जगह जाके वहाँ पे जाके एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर जाते हैं और दूसरे कॉलेजेस में जाके एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको रहने खाने का और बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है। और यहाँ पे आप साथ ही अगर आप हमारे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं जो MIT गार्डन में है, तो अगर ये कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको कम खर्चे में आपका यहाँ, क्योंकि ये कॉलेज आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ आपके मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ के लिए आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप रह के बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि ये कॉलेज आपके घर के नजदीक है, आपके बाकी खर्चे भी कम होंगे, जिससे आप बाकी चीजें आप प्लान कर सकते हैं आपको फ्यूचर में क्या करना है। इसके लिए आप अपने डिसीजन को जल्दी से जल्दी लें। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्लासेस रेगुलर होती हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से हर टॉपिक को डिटेल में समझाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्यूटोरियल भी हम करवाते हैं, तो आप इन ट्यूटोरियल्स के माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन अपना लें और अपनी सीट को कंफर्म कराएं, जल्दी से जल्दी आप अपनी सीट को कंफर्म कराएं, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। आप जल्दी से हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और अब हम इस वीडियो लेक्चर में अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आइए हम अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं। What are we learning today in this topic, that is chemical equilibrium? हम इस टॉपिक में सबसे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, जो कि गुल्डबर्ग और वोगे ने प्रपोज किया था। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल क्या होंगे, कौन सा इक्विलिब्रियम होमोजीनियस होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम जो होगा वो हेट्रोजीनियस होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यहाँ पे है, जैसे हम बात करेंगे तो उसकी क्या एप्लीकेशन है, ये क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। रेडिकल्स का जैसे आप टेस्ट करते हैं तो कौन से रेडिकल का टेस्ट एसिडिक मीडियम में होता है, कौन से रेडिकल का टेस्ट बेसिक मीडियम में होता है, आखिर इनका टेस्ट क्यों किया जाता है। तो ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके साथ हम कॉमन एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्लस ली शैटलियर प्रिंसिपल जो कि इक्विलिब्रियम को तय करता है कि ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में होगा। तो ये हम ली शैटलियर प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको 2 ग्राफ बताए। पहला ग्राफ तो रेट वर्सेस टाइम है, दूसरा ग्राफ जो है वो अमाउंट वर्सेस टाइम है। आप यहाँ पे एक पिक्चर भी देख सकते हैं जिसमें कि पानी के आपके 2 टैप नज़र आ रहे हैं। एक टैप जो कि इस जग में पानी भर रहा है, इस बीकर में पानी भर रहा है, और दूसरा जो टैप है उससे वो पानी जो है बीकर में जो भरा हुआ है वो टैंक से बाहर आ रहा है। तो देख सकते हैं अगर इन दोनों ही टेप्स के अंदर जो पानी के बाहर आने का यानी कि जो इनलेट वाटर है उसका जो रेट है, फ्लो रेट है, और जो आउटलेट वाटर है उसका जो फ्लो रेट है, अगर वो दोनों रेट सेम है, इसका मतलब पानी का जो लेवल रहेगा टैंक में वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार इसी को हम इस ग्राफ से कोरिलेट करके समझेंगे कि अगर जो रेट है वो टाइम के साथ में, जैसे आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर से जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है वहाँ पे टाइम के साथ में रेट जो है वो फॉरवर्ड रेट जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो रिवर्स रेट है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद में कुछ समय के बाद में ये दोनों रेट सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है कि हमें इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिल गई है। दूसरे ग्राफ में आप देखेंगे कि जो अमाउंट है, आप देख सकते हैं कि जो पहले रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो कम होगा, और जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है एक लिमिट के बाद में उनका अमाउंट डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है उनका भी अमाउंट जो है एक टाइम लिमिट के बाद में उनका अमाउंट इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। यानी कि वो ग्राफ जो होगा वो एक सैचुरेटेड हो जाएगा, एक सैचुरेशन उसमें आ जाएगा जिसको कहा जाएगा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में देयर विल बी नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एंड द रेट विल बी आल्सो इक्वल एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम ये कह सकते हैं। अब आप देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि इस टॉपिक के बारे में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, जो रिवर्स रिएक्शन है और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, दोनों की जो रेट होती है वो इक्वल होती है। इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, क्योंकि अगर एक
रेट जो है वो इंक्रीज होगी तो दूसरी रेट भी जो होगी उसी ऑर्डर में उसी रेशो में इंक्रीज होगी, और एक रेट डिक्रीज होगी तो दूसरी रेट भी जो होगी वो उसी ऑर्डर में डिक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और फिर हमने जैसे बताया कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, एक हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है। इनकी एप्लीकेशन के बारे में, ली शैटलर प्रिंसिपल के बारे में, क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, प्रोडक्ट्स का, रिएक्टेंट्स का, प्रेशर का और वॉल्यूम का, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजेनियस वर्सेस हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। जैसे कि आपने समझा कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो अगर एक ही फेज में होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मैटर है उसकी तीन फेज होती है, देयर आर थ्री फेजेस ऑफ मैटर, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज। इनको आप स्टेट्स भी कह सकते हैं कि पदार्थ की जो होती है वो तीन अवस्थाएं होती हैं या तीन प्रावस्थाएं होती हैं, तीन स्टेट्स होती हैं या तीन फेज होती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप इस एग्जांपल में हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों गैसियस फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है। तो यानी कि जो आपके रिएक्टेंट है वो भी गैसियस फेज में है, जो प्रोडक्ट है वो भी गैसियस फेज में है। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप देखेंगे हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करें, तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग फेज में होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं वो अलग फेज में होते हैं। तो यहाँ पे फेजेस अलग होने की वजह से इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको कहा जाएगा हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। और आपको ये पता है कि इक्विलिब्रियम के सिंबल को डबल एरो साइन से, डबल हाफ एरो साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में जैसे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो कि प्योर सॉलिड है, जब ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में डिसोसिएट होता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो होता है लिक्विड फॉर्म में मिलता है अपने को, और जो क्लोरीन है वो क्या है, वो एक गैस है। तो इस प्रकार जो लिक्विड और जो गैस है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है आपको लिक्विड और गैसेस फॉर्म में मिल रहे हैं। लेकिन जो आपके रिएक्टेंट है वो क्या है, वो रिएक्टेंट जो है वो एक ही रिएक्टेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो क्योंकि ये फेजेस अलग अलग हो गई हैं, स्टेट्स अलग अलग हो गई हैं, इसलिए इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम होगा। अब आप आते हैं, डिस्कस करेंगे हम गुल्डबर्ग एंड वोगे लॉ के बारे में। तो गुल्डबर्ग एंड वोगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ क्या है? ये लॉ सबसे पहले गुल्डबर्ग एंड वोगे ने दिया था। दोनों की फोटो यहाँ पे मैंने जॉइंट में लगा रखी है क्योंकि ये फोटो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी मैंने ये फोटोज आपको आपकी बुक्स में भी मिल सकती हैं। 1864 में ये लॉ ऑफ मास एक्शन गुल्डबर्ग एंड वोगे ने दिया था। ये दोनों नॉर्वे के केमिस्ट थे, नॉर्वेजियन केमिस्ट थे ये दोनों। इन दोनों ने ये देखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं, जब आपस में ये रिएक्टेंट रिएक्शंस करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो वहाँ पे एक रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मिलता है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो दिस कांस्टेंट Kc इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही है तो यहाँ पे हम एक्टिव मास की बात करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर ये रिएक्टेंट जो है ये और जो प्रोडक्ट है, चाहे ये किसी भी फेज में क्यों ना हो, अगर ये सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है या गैसियस फेज में, यहाँ पे हम बात करते हैं एक्टिव मास की, यानी कि जो इनका सक्रिय द्रव्यमान है उसकी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कुछ मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ली हुई हो तो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम इनकी पावर में हम इनको काउंट करते हैं। जैसे कि मोलर स्पेसिफिक मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम कहेंगे Kc। और अगर पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, अगर ये गैसेस फॉर्म में रहेंगे तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। अगर गैसेस फॉर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे तो यहाँ पे इसको हम टर्म यूज करेंगे, वो होगा Kp। तो Kc क्या होगा और Kp क्या होगा, दोनों की फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के इनके फॉर्म्स में दिए हुए हैं। अब आप यह देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्यों समझ रहे हैं और इसकी क्या नेसेसिटी है। तो आप यहाँ ध्यान रखें इस चीज़ का कि अगर K की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं, और अगर K की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके रिएक्टेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और प्रोडक्ट आपको कम मात्रा में आपको प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इफ द वैल्यूज K इज स्मॉल, बट in reverse, if the values K is very high, then the amount of products are large as compared to the amount of reactants. अब आप देखेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलाउज कि हमें क्या अलाउ करता है, हमें क्या कहता है ये कि दैट विल प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन विच रिएक्शन मिक्सचर विल प्रोसीड टू अचीव इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। एंड दिस विल ऑल्सो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। अगर आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आपको प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हैं, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो। क्योंकि ये वैल्यू जो होती है अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर पे इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, अलग अलग रिएक्शन कंडीशन पे इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी, और हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी यानी कि जब हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम डालते हैं, तो अगर सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो रहा है, ये डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो बात किया जाता है, यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जो कि पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन सारे के सारे सॉल्ट तो ऐसे होते नहीं है। कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में आप जैसे उनको डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट। तो इस प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं उनको स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है। जब आप स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ समय बाद में आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिलता है। कुछ अमाउंट जो होता है वो सॉल्यूट का डिसोसिएट हो जाता है, और जब कोई भी अमाउंट सॉल्यूट का डिसोसिएट होगा तो पानी आपका, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि जो कैटायंस जो होंगे, जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जो इस कैटायन को सराउंड करेगा, इसको चारों तरफ से ऑक्यूपाई करेगा। और जो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें एक कैटायनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट होता है। तो जो एनायनिक पार्ट होगा उसको हाइड्रोजन जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको सराउंड करेंगे। इस प्रकार से जो कंपाउंड है वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में इसका कुछ ही अमाउंट डिसोशिएट होता है और थोड़ा ही इक्विलिब्रियम आपको प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम दिखाया हुआ है, जो कि AB एक सॉलिड है जो कि डिसोशिएट होता है, और आपको कैटायन A और एनायन B आपको एक्वस मीडिया में मिलता है। तो क्या होगा कि जब ये सॉलिड आप देख सकते हैं कि पहले बीकर में जब आप इस सॉल्ट को अपने पानी में डाला तो इस जो सरफेस के ऊपर जो एटम्स हैं, जो आयन्स हैं, वो सबसे पहले वाटर के अंदर जाएंगे, और ये जो आयन है वापस में रिकम्बाइन होंगे और जो सॉलिड है उसमें आने की कोशिश करेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्स भी होने की कोशिश करेंगे। यानी आयन पेयर जो हैं वो पहले तो डिसॉल्व होंगे, फिर वो आपस में आयन पेयर या आपस में पेयरिंग करके कंटिन्यू वापस से सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये डिसोसिएशन और प्रेसिपिटेशन, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस दोनों की रेट जो होगी वो सेम होगी और इक्वल होगी। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के बारे में। तो ये एक्सप्रेशन हमें बार बार यहाँ पे मैं आपको शो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको डेराइव करने में काम में लिया जाएगा। सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे सिंबल स्मॉल एस से। जब हम किसी भी सॉल्ट को डिसोसिएट करते हैं तो हमें उसके कुछ आयनिक पार्ट हमें एक्वस मीडिया में प्राप्त होते हैं, जो कि इनकी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम स्मॉल एस से शो कर रहे हैं यहाँ पे। जो KSP है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशंस एज द डेफिनेशन सेज ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा KSP जो होगा दैट इज द S मल्टीप्लाई बाय S दैट इज S स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, बट फॉर द सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट जो है वो आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि आपको और सॉल्ट डालना पड़ेगा ताकि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा आपको, और जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि जो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उसके बराबर होगा। लेकिन ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, तो आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जिसको प्रेसिपिटेशन कहा जाएगा, और ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे तीनों कंडीशंस के बारे में समझ गए हैं। अब आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए इसको हम डेराइव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड की, हम अलग अलग टाइप के सॉल्ट लेंगे, जैसे यूनिवेलेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि यहाँ पे यूनिवेलेंट इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे सिल्वर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, क्लोराइड की भी 1 है ना। तो यहाँ पे ये किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, यूनिवेलेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब आप इसको देखेंगे कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है जिसकी वैल्यू आपको पता है कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशंस, तो आप ये लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP। तो KSP की वैल्यू अगर मैं आपको पहले से दे दूं दैट इज 1.6 × 10⁻⁻10, तो आप सॉल्युबिलिटी जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सॉल्युबिलिटी है वो ये है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी को, और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय S into S दैट इज S स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP, सो यू कैन अंडर रूट ऑफ 1.6 × 10⁻⁻10 एंड यू विल गेट द आंसर 1.3 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो ये तो बात हुई सिल्वर क्लोराइड की। अगर हम इसको यूनिबाइवेलेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें तो जैसे कि सिल्वर क्रोमेट, तो सिल्वर जो है उसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, लेकिन क्रोमेट जो आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2- है, यानी कि 2 है। तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो होगा, जो KSP होगा वो होगा 4S³ दैट इज 2S²
2s का होल स्क्वायर इंटू एस दैट इज 4s क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4s क्यूब से आप स्मॉल एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको KSP की वैल्यू दी हुई है, तो आप स्मॉल एस की वैल्यू जो है आपको मोल पर लीटर में आपको मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं बाई यूनिवेलेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो बाई यूनिवेलेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप बात करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है और हाइड्रोक्सिल आयन जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 1 होती है माइनस में। तो आप देख सकते हैं कि KSP का जो ये फॉर्मूला है इससे आप वैल्यू रख सकते हैं और स्मॉल एस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप अगले सॉल्ट पे जो कि यूनिट ट्राइवेलेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आप देखेंगे कि सिल्वर फॉस्फेट का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे KSP की वैल्यू हमने आपको बता दी है 1.8 इंटू 10⁻⁻18। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करके स्मॉल एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी की भी वैल्यू पता होगी, लाइक अगर आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पता है तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल में तो आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। हम आपको कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे क्वेश्चंस देंगे और आप उनको सॉल्व करके बताएं कि है ना ये क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम और समझ लेते हैं पहले, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे हम क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की कांस्टेंट की वैल्यू हमने दे दी है, तो हम सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट की, जो कि बाई ट्राइवेलेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि कैल्शियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है और वो जो फॉस्फेट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। आपको KSP की वैल्यू दे दी है तो आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट फॉर्मूला में रख के पुट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से हमने एक दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट किया, फॉर्मूले में रख के हमने उन वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो हमें अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग बार हमें ये करना पड़ेगा। ऐसा ये करने से हमें मतलब परेशानी भी हो सकती है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं हो, तो इसके लिए हमें एक रिक्वायरमेंट है एक जनरल एक्सप्रेशन डेराइव करने की, जिसको हम यूज़ करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हम सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे डेराइव करने के लिए एक सॉल्ट लिया है जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AXBY। तो जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको x मोल्स ऑफ स्मॉल एस आपको सॉल्ट ए आपको कैटाइन A के लिए मिलेंगे और y मोल्स ऑफ स्मॉल एस जो सॉल्युबिलिटी के हैं आपको एनाइन B के लिए मिलेंगे, जो कि एक्वस मीडिया में है। और जब आप इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, जो कि प्रोडक्ट ऑफ फाइनी कॉन्सेंट्रेशंस है, जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता हो, यानी कि अगर आपको कैटाइन के ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो, एनाइन के ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो, तो आप इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दी हुई है तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग तरीके से आपको सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस जनरल एक्सप्रेशन को यूज़ करके भी आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो हमें उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिलेगा, संतृप्त विलयन हमें उसका मिलेगा, तो इसको कहा जाएगा सॉल्युबिलिटी। मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अगर हम जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है अगर हम उसको मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो हमें जो सॉल्युबिलिटी हम बोलेंगे, तो यहाँ पे हम नॉर्मल सिंपल सॉल्युबिलिटी ना बोल करके हम उसको बोलेंगे मोलर सॉल्युबिलिटी। थर्ड हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो जैसे कि हम बार बार हम पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक के अंदर हमने इसी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना है। तो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम बिटवीन एन आयनिक सॉलिड एंड इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम कुछ वैल्यूज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो है वो हमें पता होनी चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि अगर ये वैल्यू आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में दे दी जाती है तो आप इजीली इस वैल्यू को पुट करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे भी जो न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो ये इसकी वैल्यू आपको दी हुई होती है, लेकिन फिर भी आपको इन वैल्यू को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनको केवल आप ध्यान में रखें कि इनकी जो वैल्यू होती है काफ़ी कम होती है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 10⁻⁻53 -17 -31 -38 -33, तो ये वैल्यू काफ़ी कम होती है, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि ये सारे के सारे जो सॉल्ट है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जिनकी पानी में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन जो है, जो पहली प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम उसको सॉल्व करते हैं। आपको एक्सप्रेशन लिखना है प्रत्येक जो यहाँ पे आपको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया हुआ है उसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? सिल्वर क्लोराइड के लिए KSP की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको जैसे कि पता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनी कॉन्सेंट्रेशंस, तो आप इसको इस प्रकार से हर एक सॉल्ट के लिए आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे सेकेंड प्रॉब्लम जो है,
If a saturated solution of barium sulfate is prepared by dissolving solid barium sulfate in water and the concentration of barium ion is 1.05 into 10 to the power minus 5 mole per liter. So what will be the value of KSP for barium sulfate? इसको आप, क्योंकि आपको पता है कि आपको सॉलिबिलिटी की वैल्यू दे दी है, क्योंकि बेरियम की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है आपको दे दी है, जो कि ऑलमोस्ट सेम होगी सल्फेट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। तो आपको पता है कि आपको KSP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें इस सॉल्यूशन को कि इसने किस तरह से फाइंड आउट किया। तो ये सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखी। इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बाद लिखने के बाद में हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद में हमने जो सॉलिबिलिटी की जो वैल्यू है, जो कि बेरियम और सल्फेट दोनों के लिए सेम होगी, हमने वो वैल्यू भी लिख ली है। अब हम उसके बाद में हम KSP की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि हमें इजीली हमें सॉल्व करने पे मिल जाएगी। अब हम अगला टॉपिक है जो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? दैट इज द सप्रेशन ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग एन आयन कॉमन विद दैट ऑफ द फॉर्मर इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे वो चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, लेकिन मैं आपको बोल करके आप मेरे को सुनेंगे ध्यान से। आप यहाँ पे सपोज आपके पास में दो सॉल्ट हैं AB और AC। यहाँ पे AB और AC में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है? A कॉमन नज़र आ रहा है। और A क्या है? कैटायन है, क्योंकि A कैटायन है और जो AB में भी प्रेजेंट है और AC में भी प्रेजेंट है। अगर मैं कहता हूँ कि AB जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और AC जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा? अगर मैं AB के सॉल्यूशन में AC अगर मैं डालता हूँ तो AC का जो, क्योंकि AC क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका डिसोसिएशन जो होगा वो स्लो होगा, क्योंकि AB जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये AC को डिसोसिएट नहीं होने देगा। और कैटायन A जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन में, जिससे जो एनायन है C, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में कम हो जाएगी और इसी को कहा जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया सिल्वर क्लोराइड का। तो सिल्वर क्लोराइड का जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यानी कि ये क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अगर मैं इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करूँ तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड में कौन सा आयन कॉमन है? क्लोराइड आयन कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि पानी में वो इजीली डिजोल्व हो जाता है। सोडियम क्लोराइड हमारे घरों में, हमारे किचन में नमक जिसे हम बोलते हैं, तो ये इजीली पानी में डिजोल्व हो जाता है। अब आप ये देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड द डिसोसिएशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इज सप्रेस्ड, दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसको ली शैटलर प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड डाला तो क्या हुआ? क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो ली शैटलर प्रिंसिपल क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम के चेंज की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। इसका मतलब क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो आपका राइट हैंड साइड है उस तरफ आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। तो आपके नेचुरली, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो उसमें जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रिएक्टेंट की से ज़्यादा और कम तो हो नहीं सकते। जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल। अब आप यहाँ पे एक देखेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट का सॉलिबिलिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बात करेंगे जैसे लेड क्रोमेट की। तो लेड क्रोमेट जो होता है वो डिसोसिएट होता है, तो आपको लेड आयन और क्रोमेट आयन आपको एक्वस मीडिया में मिलता है। अब आप सोडियम क्रोमेट जब इसमें डालेंगे तो सोडियम क्रोमेट क्या होता है? एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट तो है नहीं, ये तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये क्या करेगा? ली शैटलियर प्रिंसिपल की वजह से इस इफेक्ट को आप देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसमें 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन की डालेंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और आपको लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि आपने ये एक्सपेरिमेंट अपने 12th क्लास में आपने केमिस्ट्री लैब में किया होगा कि जब आपको येलो पीपीटी जब आपको मिलता है लेड क्रोमेट का, तो जब आप इसको फिल्टर कर लेते हो तो पीपीटी आपका रिमूव हो जाता है। और फिल्ट्रेट में जैसे ही आप 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम क्रोमेट की डालेंगे तो जो डिजॉल्व्ड जो लेड आयंस होंगे और जो क्रोमेट आयंस होंगे वो सोडियम क्रोमेट, क्योंकि उनको क्रोमेट आयंस मिल जाएंगे, क्रोमेट आयंस मिलने की वजह से लेड आयन जो होंगे वो क्रोमेट आयन के साथ में कंबाइन करके वापस से क्या बना लेंगे? येलो पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार ये ली शैटलियर प्रिंसिपल जो कि इक्विलिब्रियम को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट और ली शैटलियर प्रिंसिपल दोनों का कंबाइंड एप्लीकेशन भी आपको नज़र आ गया, जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं बेसिक रेडिकल्स का तो हम इस दोनों ही प्रिंसिपल का हम एप्लीकेशन देख सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने एक्वारिजिया हमने टर्म काम में ली है। एक्वारिजिया क्या होता है? एक्वारिजिया जैसा कि आप जानते हैं दैट इज द मिक्सचर ऑफ 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated nitric acid।
ठीक है। और एक्वारीजिया जो होता है वो हैवी मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है, गोल्ड जैसे है, तो ये मिक्सचर जो है वो गोल्ड को इजीली डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो इनएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए एक्वारीजिया काम में लिया जाता है, जिसको अम्लराज भी कहा जाता है, दैट इज किंग ऑफ एसिड्स। इसका मतलब क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं जरूरी नहीं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि है ना पानी में डिसॉल्व हो जाए, कुछ एसिड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि इजीली एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए हमें किंग ऑफ एसिड की जरूरत पड़ती है, अम्लों का राजा, जिसको अम्लराज कहा जाता है। तो इस अम्लराज में क्या होता है, किंग ऑफ एसिड में क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, ये इजीली एक्वारीजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल लिया, जिसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है, एक्वारीजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। तो आप ये अपने माइंड में फिक्स कर लें, इसको अपने नोट्स भी बना लें कि एक्वारीजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। अब समरी पे बात करते हैं हम अपन। तो समरी हमने जो कंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन को, अपने इस वीडियो को, तो समरी क्या है इसकी, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम बिटवीन अ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड एंड इट्स आयंस इन अ सॉल्यूशन सैचुरेटेड aqueous solution. The common ion effect is responsible for the reduction in solubility of a slightly soluble ionic compound. The solubilities of some slightly soluble compounds depend strongly on pH, because some salts will not dissolve well in pure water but will dissolve in an acid or a base. तो आप अपनी पढ़ाई को इस प्रकार आप कंटिन्यू रखें। इन वीडियो लेक्चर्स से आप मैक्सिमम जितना बेनिफिट ले सकते हैं लें, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और अपने जो भी आपको डाउट्स हो वो डाउट्स आप हमसे पूछें।